फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि पॉलीहाइड्रोमेनॉस। अब ये पॉलीहाइड्रोमेनॉस होता क्या है? अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। ये एक कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के टाइम हो सकती है, तो इसके ऊपर अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक सिंगल वीडियो भी नहीं मिलेगी आपको जिसमें किसी ने कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रखा हो, जिसने बता रखा हो कि हाँ ये कंडीशन थी और मेरे साथ ऐसा हुआ। एक सिंगल वीडियो भी आपको नहीं मिलेगी इसके ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं इस कंडीशन के बारे में भी बात करूंगी और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो पॉलीहाइड्रोमेनॉस होता क्या है? इसमें अगर हम बात करें तो बच्चे के चारों तरफ माँ के पेट के अंदर पानी ही होता है जिसको हम लीकर बोलते हैं। तो लीकर का एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो नॉर्मल एक लेवल पे पाया जाता है। अगर इसका अमाउंट कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है और ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर उसका अमाउंट कम है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमेनॉस बोलते हैं और अगर उसका अमाउंट ज्यादा है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमेनॉस बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम कैसे बताएंगे कि इसका जो अमाउंट है वो ज्यादा है। तो जो नॉर्मल वैल्यू बोली जाती है वो आपकी इसकी पानी की जो वैल्यू है वो 10 to 14 सेंटीमीटर्स होती है। अब ये 10 to 14 सेंटीमीटर्स क्या है? दैट इज योर AFI, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हम मेजर कैसे करते हैं? जो आपका यूट्रस है उसको अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और जिस एरियाज के अंदर बेबी प्रेजेंट नहीं है उन एरियाज को मेजर किया जाए और मेजर करके उनको ऐड कर दिया जाए तो हमें एक वैल्यू मिलती है जिसको हम बोलते हैं AFI, दैट इज योर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अब अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नॉर्मल रेंज में है तो नॉर्मल रेंज है उसकी 10 to 14 सेंटीमीटर, बट अगर वो 10 से कम है तो दैट इज ओलिगोहाइड्रोमेनॉस, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल कम है मदर के अंदर। अगर 14 से ज्यादा है तो फिर उसका मतलब वो पॉलीहाइड्रोमेनॉस है, मदर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज्यादा है। अब पॉली में भी 3 कंडीशन है कि अगर वो 15 to 20 है तो दैट इज योर माइल्ड, 20 to 25 है दैट इज मॉडरेट एंड 25 से अबव है तो वो सीवियर केसेस हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेवल्स पे पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो इसका जो कन्फर्मेशनल डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू है। अल्ट्रासाउंड होता है और उसमें उसकी वैल्यूज को देखा जाता है कि क्या वैल्यूज है। उसके अलावा अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो वो जो है आपके टमी पे भी हाथ लगाकर उसका मेजरमेंट करके बता सकती है कि टमी का जो साइज है वो नॉर्मल नहीं लग रहा है, मुझे बड़ा लग रहा है थोड़ा, या फिर मुझे जो लेवल है यूट्रस का वो ऊंचा लग रहा है, बच्चे को मैं प्रॉपर्ली फील नहीं कर पा रहे, उसके पार्ट्स नहीं फील कर पा रहे हैं तो पानी ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तो अब इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? तो ये या तो प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या मदर में कोई प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, बच्चे में किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या इडियोपैथिक हो सकता है। इडियोपैथिक मतलब कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी पानी ज्यादा है। अब अगर मदर में ज्यादा है तो मदर डायबिटिक हो सकती है, मदर में डायबिटीज होने की वजह से उसका फ्लूइड ज्यादा है। प्लेसेंटा में प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा का साइज बड़ा है, या प्लेसेंटा की कुछ और ऐसी कंडीशंस हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, इन सारे ही केसेस में क्या हो रहा है, जो आपका फ्लूइड का लेवल है ज्यादा है। ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है, मतलब दोनों बच्चों के बीच में जो है जो नाल है वो कनेक्टेड है तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे के अंदर क्यों हो सकता है? बच्चे के अंदर कोई क्लेफ्ट पैलेट है या कोई और डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, बच्चे का जो न्यूरल ट्यूब है या स्पाइन है वो प्रॉपर नहीं है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है कोई, या फिर बच्चे के बॉडी में जो हार्ट है उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो है बच्चा है उसके ईसोफेगस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उसकी जो खाना खाने वाली नली है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो ये फ्लूइड का लेवल है, बच्चा क्या कर रहा है, इस फ्लूइड को अंदर ले रहा है और पेशाब के थ्रू इसको बाहर निकाल दे रहा है। तो अगर वो उसको अंदर ही नहीं ले पा रहा है तो भी फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो या तो जो आपका ईसोफेगस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, उसमें कोई डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, या फिर आप जो है ट्रैकियो इशोफेजियल फिस्टुला जिसको हम बोलते हैं उसमें TOF प्रेजेंट है, मतलब कि बच्चे की जो खाने वाली नली है और उसकी जो सांस लेने वाली नली है उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने की वजह से वहां पर प्रॉपरली बच्चा कुछ भी स्वॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। ओके,
और इसका आप ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अगर इडियोपैथिक है तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम वेट करते हैं, उसके बाद डिलीवरी के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन हुई है, अपने आप चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, बच्चा नॉर्मल है या क्या है। उसके अलावा अगर मदर डायबिटिक है तो मदर की डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है जिससे कि फ्लूइड का लेवल नॉर्मल आ जाए। बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसकी कोई जो एबनॉर्मलिटीज़ है ट्राई की जाती हैं कि वो प्रॉपरली चेक की जा सके कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी है किस स्टेज में डेवलप हो रहा है, प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू उस सबको मॉनिटर किया जाता है। बच्चे का जो है हार्ट प्रॉपर है क्या है, इस सब को भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखा जाता है। इसके अलावा जो कंडीशन है, एक जो मेन कंडीशन है कि ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे जो है खाने की नली है, सांस की नली है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन होने की वजह से जो है बच्चा स्वॉलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू नहीं बताया जा सकता। तो इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में डिलीवरी का वेट किया जाता है। डिलीवरी के बाद देखा जाता है कि क्या बच्चे के बीच में ये कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, और अगर ये कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है तो उसकी एक छोटी सी सर्जरी की जाती है बच्चे के ऊपर और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके अलावा अगर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो बहुत पहले जो है एमनियोसेंटोसिस करके एक प्रोसीजर किया जाता था जिसमें जो है एक नीडल डाली जाती थी पेट के थ्रू यूट्रस में, और उसके थ्रू जो एक्सेस फ्लूइड है उसको निकाल दिया जाता था। बट अब उसको बहुत ही कम किया जाता है, डॉक्टर्स उसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है, तो उसमें फ़ायदे होने की जगह नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रिस्क है उसमें। उसके अलावा इंडोमेथासोन नाम की मेडिसिन आती थी, ये अब बैन है, लेकिन ये पहले बहुत यूज होती थी, इसे बैन कर दिया गया क्योंकि इसमें देखा गया कि जो बच्चा है उसके जो है हार्ट पे असर वो डाल सकती थी। तो मोस्टली केसेस में अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो मदर की डायबिटीज़ वगैरह स्टेटस चेक किया जाता है, उसकी डायबिटीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है, अदरवाइज वेट किया जाता है और डिलीवरी के बाद जैसी कंडीशन होती है उस तरह उसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, ये हो गई इस सारे की नटशेल में बात। तो आज जो मैं बताऊंगी वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। अगर आप इसको गूगल पे या आप इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको एक भी सिंगल इंडियन ऑथर की कोई भी यूट्यूबर की वीडियो नहीं मिलेगी जिसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। क्योंकि जब ये मेरे साथ कंडीशन हुई तो जैसे हम सबको हैबिट है कि हम यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने लगते हैं, देखने लग जाते हैं, तो मुझे ये था कि कोई मुझे पॉजिटिव कुछ बताए या कोई मुझे बताए कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ था तो मैंने ये किया। बट वहाँ पे मोस्टली क्या 95 क्या 100% जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब आपकी फॉरेन लोगों की है, फॉरेन यूट्यूबर्स की हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने लेवल 2 एनोमली स्कैन कराया तो उसमें मेरा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ज़्यादा आया। अब क्योंकि वो लेवल ज़्यादा था तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे थोड़ा स्ट्रेस होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता थे कि क्या क्या हो सकते हैं। फिर जब मैंने उसके बारे में और अपने डॉक्टर से बात करनी चाही तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप इसके लिए पहले सबसे पहले अपना ग्लूकोज लेवल चेक कराइए, अपनी शुगर चेक कराइए कि कितना है, कि कहीं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है। तो मैंने अपनी शुगर चेक कराई, उसके बाद चेक किया तो मुझे कोई डायबिटीज़ नहीं थी। फिर ये आया कि अगर मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम हो, बट क्योंकि अल्ट्रासाउंड रेगुलर हो रहे थे तो प्लेसेंटा एब्सोल्युटली नॉर्मल था, ना तो वो साइज में बड़ा था, उसकी सर्कुलेशन, ब्लड वेसल, एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन। तो ये वाला भी रीज़न हट गया। फिर थर्ड रीज़न आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट है, पर जब हम बच्चे का रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स कर रहे थे तो बच्चे का एनोमली स्कैन एब्सोल्युटली नॉर्मल आया। फिर आया कि अब बच्चे का हार्ट देख लेते हैं, कहीं सर्कुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि न्यूरल टू डिफेक्ट तो है नहीं। अल्ट्रासाउंड में एनोमली स्कैन में क्लियर हो गया था कि ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं है। उसके बाद आया कि अब हार्ट वगैरह चेक करने के लिए चेक कर लेते हैं, तो फीटल इको कराया गया, कलर डॉपलर वगैरह कराया गया कि सर्कुलेशन चेक किया जाए बच्चे में, मदर में, यूट्रस में और प्लेसेंटा में सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं। तो वो सब स्कैन्स कराए गए, सब अल्ट्रासाउंड्स थे वो कराए गए, उन सब में भी सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल आ रहा था। फिर आया कंडीशन कि हो सकता है कि क्योंकि फ्लूइड लेवल इंक्रीजिंग है, अभी भी बढ़ रहा है। इनिशियली जब 20 वीक में कराया तो फ्लूइड लेवल वाज 20, उसके बाद जब कराया, आई थिंक मैंने कराया था उसके बाद अराउंड 25th वीक के आसपास, तो उसमें 28 आया, दैट इज योर सीवियर हाइड्रोपॉलीमेनोस। तो उसमें फिर क्या हो, तो मतलब जब मैंने बात की रेडियोलॉजिस्ट से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी तक हमने सब कुछ मॉनिटर किया, तुम्हें शुगर नहीं है,
बेबी एब्सोल्युटली फाइन है, प्लेसेंटा एब्सोल्युटली फाइन है। तो एक कंडीशन हो सकती है, दैट इज योर TOF, ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, मतलब बच्चे की जो सांस लेने वाली नली और खाने वाली नली के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो। अब जब बीइंग अ मदर, चाहे आप एक मेडिकोज नहीं है, डॉक्टर है नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं, आप अगर इस तरह की कोई भी बात सुनेंगे तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस में आएंगे। और मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं, तो मैं भी स्ट्रेस में आई इसको लेके। लेकिन फिर मुझे लगा कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, बेटर है कि मैं पॉजिटिव रहूं। जिस टाइम ये प्रेगनेंसी का मेरा पीरियड चल रहा था, उस टाइम कोरोना अपने बहुत ज्यादा पीक पर था। तो उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा इधर से उधर भी नहीं ट्रैवल कर सकती थी, बहुत भागा दौड़ी नहीं कर सकती। अच्छा, अगर आपका फ्लूइड लेवल ज्यादा होता है तो आपको ट्रैवलिंग भी रिस्ट्रिक्ट कराई जाती है, बोला जाता है कि आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करेंगे तो नीचे प्रेशर पड़ने की वजह से आपका जो है प्री रप्चर हो सकता है और अर्ली डिलीवरी के चांसेस होते हैं। तो मैंने उस टाइम और क्या क्या किया उसके ऊपर मैं कभी और डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ वो ये कि क्योंकि वो फ्लूइड लेवल ज्यादा था, टेस्ट हुए, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, तो एक कंडीशन रह गई कि ऐसा तो नहीं है कि ये फिस्टुला हो सकता है। तो जब डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के बाद जब बच्चे का चेकअप हुआ तो बच्चा एब्सोल्युटली नॉर्मल था। जो मेरी 4 मंथ्स की डॉटर है अभी, वो कंप्लीटली नॉर्मल है, उसमें किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि 90% केसेस में, इवन जो मेरा रेडियोलॉजिस्ट था वो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट है। फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स होते हैं जो बच्चे के स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो बच्चों में इस तरह के जब कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, रेडियो सेंटर्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलाइज्ड होते हैं बच्चों के लिए ही करने के लिए। तो उन्होंने जब वो सब कुछ किया तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बोला था कि हमने एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें हमने जो केसेस स्टडी किए उसमें 95% केसेस में जो ये कंडीशन है वो इडियोपैथिक होती है, मतलब सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी फ्लूइड का लेवल ज्यादा है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब आप कोई भी कंडीशन प्रेगनेंसी की पढ़ेंगे, इधर हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज या फिर ये वाटर का लेवल कम होना, ज्यादा होना, या इसके अलावा कोई भी लो लाइंग प्लेसेंटा, कुछ भी पढ़ेंगे तो सब में सबसे पहले क्या आता है, ये हो जाता है, बच्चे की डेथ हो जाती है, ये हो जाता है, बच्चे में ये एबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो बीइंग अ मदर आप बहुत स्ट्रेस हो जाते हो, और प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बच्चा है वो सारी फीलिंग्स वही ले रहा है जो आप फील कर रहे हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पॉजिटिव रहें, अपने भगवान पे बिलीव करें, अपने डॉक्टर की बात सुने, क्योंकि डॉक्टर आपको इसलिए ये सब कंडीशन बता रहा है कि ऐसा ना हो कि बाद में अगर ऐसा कुछ पाया जाए तो आप बोले कि ऑल ऑफ अ सडन ये कंडीशन कैसे आ गई, आप तो बोल रहे थे एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल। तो इसके लिए डॉक्टर आपको पहले सारी पॉसिबिलिटीज बताता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डेफिनेटली आपके बच्चे में प्रेजेंट हो। मैक्सिमम टाइम जो पॉलीहाइड्रोमेनोस है वो इडियोपैथिक इन नेचर होता है, मतलब कि वो उसमें जो पानी है वो ऐसे ही ज्यादा है, सब कुछ नॉर्मल है, मदर नॉर्मल, बच्चा नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल, बट उसके बाद भी वो पानी का लेवल ज्यादा पाया जा सकता है। तो ये मेरा एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है इस कंडीशन को लेकर। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर ये कंडीशन आपको है तो आप बिल्कुल ही केयर फ्री हो जाइए, नहीं, आप इस कंडीशन को प्रॉपरली डायग्नोज कराइए। मैंने भी प्रॉपर चेकअप्स कराए, मैंने बच्चे का रेगुलर चेकअप कराया, रेगुलर उसका फीटल इको कराया, जो स्कैन्स होते हैं वो एक बार नहीं 2-2 3-3 बार कराया, क्योंकि इवन मेरा डॉक्टर अगर रेकमेंड नहीं भी कर रहा था तो भी मैं करा रही थी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद भी जानती हूँ और मैं खुद के लिए और श्योर होना चाहती थी कि क्या मेरा बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने 1-2 बार एक्स्ट्रा स्कैन्स भी कराए। जो ब्लड शुगर लेवल है, क्योंकि मेरा परफेक्टली नॉर्मल आ गया था, बट उसके बाद भी मैं उसको रेगुलर मॉनिटर करती रही। मैंने और क्या क्या किया अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी डेफिनेटली बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगी कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सारी कंडीशंस ऐसी नहीं होती हैं कि उनके प्रोग्नोसिस खराब ही हो। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेज है, इतना लंबा 9 मंथ्स का प्रोसेस है, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन इट नॉट नेसेसरी कि हर कंडीशन में जो है वो बेबी को ही अफेक्ट हो। तो बेटर है आप उस टाइम पे स्ट्रेस फ्री रहिए, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतनी स्मूथ आपकी प्रेगनेंसी जाएगी। मैं अपनी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव थी, लास्ट डे तक भी मैं प्रॉपरली घूम फिर रही थी, एकदम परफेक्टली एक्टिव थी। इसमें बोला जाता है कि आपको थोड़ा बेड रेस्ट वो करना होता है, बट मैंने बहुत ज्यादा बेड रेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी, बहुत बाहर घूमती थी, बट मैं फिर भी बिल्कुल नॉर्मल जैसे मैं लाइफ जी रही थी वैसे मैंने अपनी लाइफ जी। 9 मंथ्स का पीरियड बहुत
आराम से, बहुत शांति से, बहुत खुशी के साथ निकाला। और हाँ, जिस दिन डिलीवरी होनी थी, एक थिंग कॉन्स्टेंटली मेरे माइंड में चल रही थी कि मैं जस्ट एक चीज सुनना चाहती हूँ। ना तो मैं डॉक्टर से ये जानना चाहती थी कि मेरे लड़की हो या लड़का हुआ, मैं बस ये सुनना चाहती थी कि उपासना तुम्हारा बेबी परफेक्टली नॉर्मल है। और मेरी डॉक्टर को पता था कि मैं यही वर्ड सुनना चाहती हूँ, तो उसने मुझे ये बताने से पहले कि मेरी एक ब्यूटीफुल डॉटर हुई है, उसने मुझे ये बोला कि उपासना ये ट्रैकियो TOF की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे और इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेरी है या कुछ भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई और हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो उसका कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी उसको सॉल्व करने के लिए। एंड मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।